हेलो बच्चों। आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल फाइनल ईयर के बच्चे जिनका पेपर कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन है, इसका चैप्टर 1 C++ रिवीजन टूर का ये लेक्चर नंबर 2 है। यानी हमारा डे नंबर 2 का ये लेक्चर है। बच्चों, डे 1 में हमने C++ का इंट्रोडक्शन शुरू किया था। डे 2 के इस वीडियो में हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे और C++ के बाकी जो टॉपिक हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है सबसे पहला, व्हाट इज डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है? देखिए, डेटा टाइप्स को हम लोग सिंपल वे में सिंपल तरीके से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। देखिए, डेटा क्या होता है। जैसे किसी का रोल नंबर है 20, ठीक है, ये एक डेटा हो गया। क्या? रोल नंबर किसी का क्या हो गया? डेटा हो गया। किसी का मार्क्स 85.5, ये किसी का मार्क्स है, ये भी क्या हो गया? ये भी एक डेटा हो गया। किसी का ग्रेड, उसे ए ग्रेड मिला है, ठीक है, उसे ए ग्रेड मिला है, तो ये जो ए है ये क्या है? ये आपका डेटा है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि 20 और ए में क्या कुछ डिफरेंस है, तो आप कहेंगे हाँ, ए जो है वो आपका एक कैरेक्टर टाइप का वैल्यू है, जबकि जो 20 है ये इंटीजर टाइप का वैल्यू है, यानी 20 एक संख्या है। ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि 20 और 85.5 में क्या डिफरेंस है, तो आप यहां पर पहली बात तो कह सकते हैं कि दोनों नंबर हैं, लेकिन ये दोनों नंबर डिफरेंट है। यहाँ 20 देखिए और यहाँ 85.5 देखिए। ये जो है ये इंटीजर कहलाएगा। इंटीजर वो नंबर होता है जिसमें पॉइंट नहीं होता है। और 85.5 जो है ये कहलाएगा रियल नंबर, या इसे हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, इसे कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट वाला संख्या। तो हमने यहां पर देखा कि 20, 85.5 और ए, ये तीनों अलग अलग प्रकार के डेटा हैं। तो बेसिकली ये डेटा का जो प्रकार है इसे हम लोग क्या कहते हैं? डेटा टाइप्स कहते हैं। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो हम लोग को इस डेफिनेशन में जानने को मिलेगा। डेफिनेशन में कहा जा रहा है, डेटा टाइप्स आर मींस टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा। डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि डेटा का जो टाइप है उसको पहचानना, है ना। डेटा का जो टाइप है कि किस तरह का डेटा है, किस प्रकार का डेटा है, उसको पहचानना। एंड साथ ही साथ एसोसिएटेड ऑपरेशंस फॉर हैंडलिंग इट। इसका मतलब हो गया, साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि उन डेटा के साथ आप क्या क्या काम कर सकते हो। जैसे 20 है और 42 है, आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि 20 और ए, इसे ऐड कीजिए, तो आप इसे ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है ये जो 20 है, 42 है, ये जो इंटीजर नंबर है इसके साथ एडिशन तो पॉसिबल है, लेकिन कोई कैरेक्टर है जैसे ए और एक्स, और इसे कहें कि इसे हम लोग जोड़ दें, ठीक है, तो क्या आप इसे जोड़ सकते हैं? तो नहीं, इसे हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ये एक कैरेक्टर टाइप का वैल्यू है। हालांकि आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा कि C++ में हम लोग कैरेक्टर को जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी नॉर्मली तो आप यही समझ सकते हैं ना कि नंबर को जोड़ा जाता है, कैरेक्टर को थोड़े जोड़ा जाता है। किसी का ग्रेड ए है और किसी का ग्रेड बी है, अब हम ए ग्रेड और बी ग्रेड को जोड़ तो नहीं सकते हैं। लेकिन किसी का मार्क्स 70 है और किसी का मार्क्स 80 है, और कहा जाए कि दोनों का मार्क्स जोड़ करके बताइए, तो दोनों का मार्क्स जोड़ करके हम लोग बता सकते हैं कि 150 होगा। लेकिन क्या दोनों का ग्रेड जोड़ के बताया जा सकता है? नहीं। तो यहाँ पर हमने ये देखा, जो कि कैरेक्टर टाइप का वैल्यू है उसके साथ एडिशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो इंटीजर टाइप का वैल्यू है उसके साथ पॉसिबल है। ठीक है, यही था कि किस डेटा के साथ क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, ये भी हम लोग को डेटा टाइप से ही पता चलता है। नाउ मैं चीजों को इरेज कर रहा हूं आगे की चीजों को बताने के लिए। C++ डेटा टाइप्स आर ऑफ टू टाइप्स। C++ में जो डेटा टाइप होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है फंडामेंटल टाइप्स और दूसरा होता है डिराइव्ड टाइप्स या
फंडामेंटल डेटा टाइप और दूसरा डेराइव्ड डेटा टाइप। फंडामेंटल डेटा टाइप को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, जैसे बिल्ट इन डेटा टाइप, है ना, बिल्ट इन डेटा टाइप, इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक और नाम से जानते हैं, इसे हम लोग एटॉमिक डेटा टाइप भी बोलते हैं, एटॉमिक डेटा टाइप। ठीक है, ये तीन नामों से जाना जाता है। तो फंडामेंटल डेटा टाइप और डिराइव्ड डेटा टाइप। यहां हम लोग जानेंगे फंडामेंटल डेटा टाइप किसे कहते हैं। फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर दोज दैट आर नॉट composed of other data types। फंडामेंटल डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जो किसी अन्य डेटा टाइप से मिलकर के नहीं बने होते हैं। ठीक है, कि है ना, ऐसा नहीं है कि दो अलग प्रकार के डेटा टाइप को मिला के दिया जाए और डेटा टाइप बना दिया जाए, नहीं। फंडामेंटल डेटा टाइप जो होते हैं वो अपने आप में यूनिक होते हैं, अपने आप में अलग होते हैं। ठीक है, फाइव फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर, पांच फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं। इंट, फ्लोट, कैर, डबल और वॉइड। ठीक है, यहां पर हम लोग को समझना है, इंट जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है इंटीजर वैल्यू के लिए, यानी जिसमें पॉइंट इस्तेमाल नहीं होता है। फ्लोट इस्तेमाल किया जाता है रियल नंबर के लिए, जिसमें पॉइंट या फ्रैक्शन होता है जिस नंबर में। कैर इस्तेमाल किया जाता है सिंगल कैरेक्टर, है ना, सिंगल कैरेक्टर डेटा के लिए। डबल जो है इस्तेमाल किया जाता है रियल नंबर के लिए। हालांकि आप बोल सकते हैं कि सर अभी तो आपने बताया था कि जो डेटा टाइप अपने आप में अलग हो, यहाँ फ्लोट और डबल तो देखने में एक जैसा लग रहा है क्योंकि दोनों रियल नंबर यानी पॉइंट वाला संख्या को स्टोर करता है। तो यहाँ पर है कि हाँ चलिए ठीक है, यहाँ पर फ्लोट और डबल जो है देखने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस भी है। ठीक है, डिफरेंस हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी है। वॉइड जो होता है वो होता है इम्पटी सेट ऑफ वैल्यू, इम्पटी सेट ऑफ वैल्यूज। अभी हमने पढ़ा था इंट, फ्लोट, कैर, डबल और वॉइड। अभी हम लोग इंट का भी जो है सब कैटेगरी होता है ना, इंट का भी कुछ और टाइप्स होता है, वो हम लोग देखेंगे। पहला है हम लोग टाइप्स ऑफ इंटीजर डेटा टाइप में होता है शॉर्ट इंट, या इसे हम लोग केवल शॉर्ट भी बोलते हैं। दूसरा इंट होता है। तीसरा लॉन्ग इंट बोलते हैं, या फिर केवल इसे लॉन्ग बोलते हैं। यानी आपके पास इंटीजर के लिए तीन डेटा टाइप होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है और लॉन्ग होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप कितने तरह का, तीन तरह का। पहला फ्लोट, दूसरा डबल और तीसरा लॉन्ग डबल। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि तीनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस जो होता है वो रेंज को लेकर के होता है। ठीक है, इन सभी में जो आपस में जो डिफरेंस होता है वो रेंज को लेकर के होता है। रेंज क्या होता है हम लोग आगे जानेंगे, जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो आपको रेंज बता दिया जाएगा। ठीक है, तो रेंज को लेकर के डिफरेंस होता है, और साथ ही साथ डिफरेंस होता है उसके साइज को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोट जो वैल्यू होता है वो स्टोर करने के लिए 4 बाइट जगह कंप्यूटर में लेता है, स्पेस, है ना, मेमोरी में कितना स्पेस लेता है, 4 बाइट। वहीं जो डबल होता है वो मेमोरी में 8 बाइट स्पेस लेता है। ठीक है, एक तो डिफरेंस आया आपको नजर में। और ये जो तीसरा है जो कि है लॉन्ग डबल, ये मेमोरी में 10 बाइट्स स्पेस लेता है। जहां तक शॉर्ट, इंट और लॉन्ग के बारे में बात है, शॉर्ट भी मेमोरी में 2 बाइट जगह लेता है, इंट भी मेमोरी में 2 बाइट जगह लेता है, और लॉन्ग जो होता है वो मेमोरी में 4 बाइट जगह लेता है। यहाँ इस बात का ख्याल रखिएगा, ये मैं जो डेटा बता रहा हूँ, कहीं 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 आपको इंट का साइज 4 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ जबकि मैं 2 बता रहा हूँ, तो इसका कुछ कारण होता है। अगर हम लोग बात करते हैं 16 बिट कंपाइलर का, तो वहाँ इंट का साइज होता है 2 बाइट। वहीं अगर 32 बिट कंपाइलर होगा, ठीक है, कंपाइलर यानी जिस सॉफ्टवेयर पर आप कोडिंग करोगे, ठीक है, तो 32 बिट अगर कंपाइलर है तो वहां पर इंट का साइज 4 बताता है। तो हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल करके चेक कर लेंगे कि हमारा जो कंपाइलर है वो 16 बिट का है या फिर 32 बिट का है। ठीक है, हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे, अब प्रोग्राम करने पर अगर साइज इंटीजर का 2 बताता है तो वो 16 बिट कंपाइलर होगा। वही हम लोग जो है
साइज निकालेंगे इंटीजर का, अगर साइज जो है इंटीजर का 4 बताए तो हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग जो कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो 32 बिट कंपाइलर है। अब बात करते हैं हम लोग कैर डेटा टाइप का। ठीक है, देखिए कैर के बारे में एक एक बात है जिसको आपको याद रखना है। द कैर टाइप इज रियली अनदर इंटीजर टाइप। कैर भी एक तरीके से इंटीजर टाइप ही होता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एज इनसाइड मेमोरी इट एक्चुअली होल्ड्स नंबर दैट इज इक्विवेलेंट कोड ऑफ कैरेक्टर और सिंबल। जैसे मान लीजिए ए मेरा क्या है, एक कैरेक्टर है। जब मैं ए को कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर करूंगा तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के मेमोरी में ये ए स्टोर होगा, है ना। आप सोचोगे कि ए स्टोर होगा, नहीं, ए स्टोर नहीं होगा। ए ए और इसके अलावा और भी जितना भी कैरेक्टर्स होता है सबका एक यूनिक कोड होता है। जैसे कैपिटल ए का कोड होता है 65, वही स्मॉल ए का जो कोड होता है वो होता है 97। वैसे ही प्लस साइन का भी कोड होता है, माइनस साइन का भी कोड होता है। यानी कीबोर्ड में जितना भी आपका कैरेक्टर्स है सबका एक यूनिक कोड होता है। और ये जो कोड होता है वो इंटीजर टाइप का होता है। जैसे 65 एक इंटीजर वैल्यू है, 97 एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, तो क्या होता क्या है कि जब आप ए जब आप स्टोर करवाते हो, ठीक है, तो मेमोरी में क्या होता है, ए स्टोर नहीं होता है, उसका जो एस्की कोड होता है, इसको एस्की कोड बोलते हैं, एस्की ASCII। ठीक है, तो जब भी हम कोई कैरेक्टर को मेमोरी में स्टोर करवाते हैं तो मेमोरी में वो कैरेक्टर स्टोर नहीं होता है बल्कि उसका एस्की कोड स्टोर होता है। यानी मेमोरी में कैपिटल ए स्टोर नहीं होगा, उसका एस्की कोड 65 स्टोर होगा। तो हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं कि भले ही ए मेरा एक कैरेक्टर था जिसे हम लोग स्टोर करवा रहे थे मेमोरी में, लेकिन मेमोरी में वो कैरेक्टर स्टोर ना होकर के उसका कोड स्टोर हो रहा है। और ये कोड किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। यही कारण है कि हम लोग कैर को कहते हैं कि ये दरअसल एक इंटीजर टाइप ही होता है, क्योंकि कैरेक्टर स्टोर ना होकर के उसका जो इंटीजर कोड होता है, उस कैरेक्टर का इक्विवेलेंट कोड जो होता है वो स्टोर होता है। ये बात यहाँ पर आपको समझाया गया है। इसको प्रूफ करने के लिए भी प्रोग्राम है, ठीक है, प्रोग्राम करके भी हम लोग इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का डेटा टाइप मॉडिफायर्स। डेटा टाइप मॉडिफायर्स क्या होते हैं? अभी हम लोग बात कर रहे थे रेंज का, ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे थे रेंज का। इंट का जो रेंज होता है, इंट मतलब हो गया क्या, बिना पॉइंट वाला नंबर। तो बिना पॉइंट वाला नंबर मतलब कौन सा नंबर, क्या कोई भी नंबर तो नहीं। इंट का जो रेंज होता है वो होता है -32,768 टू प्लस में 32,767। ठीक है, यानी यहां से लेकर यहां और इसके बीच में जितना भी नंबर है वो इंट का रेंज कहलाता है ना। तो मान लीजिए आपको 40,000 स्टोर करना है। अब 40,000 जो है वो तो इसके बीच में नहीं आएगा। इसके बीच में 40,000 आएगा नहीं, क्योंकि ये तो देखो 32,000 तो यही दिख रहा है। तो इसके आगे ना होगा 40,000, जबकि इंट का रेंज बस इतना ही होता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को हो सकता है दूसरा डेटा टाइप इस्तेमाल करें, जैसे लॉन्ग। हम लोग इंट का कैटेगरी पढ़े थे ना, इंट में होता था एक शॉर्ट होता था, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे। एक इंट खुद होता है और एक क्या होता है, लॉन्ग होता है। तो लॉन्ग का जो साइज होता है वो ज्यादा होता है, मतलब रेंज ज्यादा होता है, साइज नहीं, रेंज ज्यादा होता है। तो 40,000 स्टोर हो सकता है। लेकिन हमारे पास कुछ दूसरा उपाय भी है, मेरे पास दूसरा उपाय भी है कि ये जो हमारा बेसिक जो डेटा टाइप है ना, इंट, इसमें अगर हम लोग कुछ जोड़ दें आगे, इसके आगे कुछ जोड़ दें तो जोड़ करके इसका जो रेंज है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, रेंज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बेसिकली बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस बात को हम लोग कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि किसी भी डेटा टाइप को वॉइड को छोड़ करके, वॉइड को छोड़ करके, हमने 5 पढ़ा था ना, एक इंट पढ़ा था, एक फ्लोट पढ़ा था, एक कैर पढ़ा था, एक डबल पढ़ा था, ये 5 फंडामेंटल डेटा टाइप्स थे, और वॉइड पढ़ा था। तो वॉइड को छोड़ करके बाकी जो 4 हैं, है ना, इसके साथ कुछ मॉडिफायर्स हम लोग लगा सकते हैं और लगा करके उसको उसके रेंज में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा वो मॉडिफायर्स है जिसको लगाया जा सकता है? एक होता है साइंड, एक होता है अनसाइंड, एक होता है लॉन्ग, एक होता है शॉर्ट। ठीक है, इन्हें 4 को कहा जाता है डेटा टाइप्स मॉडिफायर। तो आपको याद रखना है कि अगर एग्जाम में पूछे डेटा टाइप मॉडिफायर्स
कौन कौन से हैं तो बताना होगा, साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग और शॉर्ट। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से बता देते हैं। जैसे इंट जो होता है ना, हम लोग ऐसे पढ़े थे। एक होता है शॉर्ट इंट, एक होता है केवल इंट, और एक होता है लॉन्ग इंट। ठीक। अब शॉर्ट इंट का भी दो कैटेगरी। अब बोले शॉर्ट कहाँ से आया, देखिए शॉर्ट यहाँ से आया है, ठीक है, और लॉन्ग कहाँ से आया, लॉन्ग यहाँ से आया। ठीक है। शॉर्ट इंट, इसमें ही दो चीजें होती हैं, साइंड शॉर्ट और एक होता है अनसाइंड शॉर्ट। साइंड और अनसाइंड शॉर्ट। उसी तरीके से इंट में भी दो चीजें होंगी, एक होगा आपका साइंड इंट और दूसरा होगा अनसाइंड इंट। ठीक। इधर आते हैं, एक होगा साइंड लॉन्ग, एक होगा अनसाइंड लॉन्ग। ठीक है। यानी हम लोगों के पास टोटल 6 हो गया, ये इनको मिला करके ये 6। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, साइंड आगे जोड़ दिया गया, अनसाइंड आगे जोड़ दिया गया, आगे शॉर्ट जोड़ दिया गया, आगे लॉन्ग जोड़ दिया गया। ठीक है। ऐसा जोड़ने से जो है इन डेटा टाइप में मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है। अभी आपको मॉडिफिकेशन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन समझाते हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि इंट का जो रेंज होता है वो होता है -30,000, 32,768 टू 32,767। अब अगर हम लोग इसके आगे अनसाइंड लगा दें, अनसाइंड इंट है ना, अनसाइंड लगा दें, तो रेंज हो जाता है 0 to 65,000। ठीक है, 765। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कुछ भूलने में, मैं कुछ भूल रहा हूँ, है ना, लगभग इतना होता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अनसाइंड लगा देने से पॉजिटिव में जो है वो चेंज हो गया, पॉजिटिव का रेंज बढ़ गया। ठीक है। आप इसमें नेगेटिव को सपोर्ट ये नहीं करता है, अनसाइंड इंट जो होता है वो नेगेटिव को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन पॉजिटिव में क्या हुआ, ये नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। पहले 32,000 था, अब 65,000 हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, रेंज में चेंज कर लिया। कैसे, डेटा टाइप मॉडिफायर्स को लगा करके। किसे, जैसे अनसाइंड को। तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि डेटा टाइप मॉडिफायर्स कौन कौन से हैं, साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग और शॉर्ट। और पिछले क्लास में हमने कीवर्ड्स पढ़ा था, ये चारों कीवर्ड्स हैं। इसके अलावा हमने जो 5 डेटा टाइप पढ़ा ना, इंट, फ्लोट, कैर, डबल और वाइड, वो भी आपका कीवर्ड्स है। ठीक है। तो कीवर्ड्स का भी जानकारी होते जाएगा धीरे धीरे कि कौन कौन सा कीवर्ड्स होता है। नाउ अब हम लोग जानेंगे डिराइव्ड डेटा टाइप। याद होगा जब हम डेटा टाइप अभी शुरू किए थे, है ना, जब मैंने डेटा टाइप्स पढ़ाना भी शुरू किया था, तो इसमें दो डेटा टाइप्स के बारे में बताए थे। एक होता था आपका फंडामेंटल और एक होता था आपका डिराइव्ड। फंडामेंटल हम लोगों ने पढ़ लिया। फंडामेंटल में इंट पढ़े, फ्लोट, कैर, डबल और वॉइड। फिर इन्हीं का मॉडिफिकेशन भी किए हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप का। देखिए डिराइव्ड का मतलब होता है निकला हुआ। ठीक है। डिराइव्ड का मतलब हुआ निकला हुआ। किससे निकला हुआ, फंडामेंटल से निकला हुआ। जो फंडामेंटल डेटा टाइप है उन्हीं डेटा टाइप का इस्तेमाल करके हम लोग जो है डिराइव्ड डेटा टाइप बनाते हैं। तो डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। द डेटा टाइप्स दैट आर derived फ्रॉम प्रिमिटिव और built इन डेटा टाइप्स आर रेफर टू एज derived डेटा टाइप्स। ऐसा डेटा टाइप जो derived हुआ है, जो निकला है किससे, प्रिमिटिव या built इन डेटा टाइप से। अब देखिए प्रिमिटिव समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था फंडामेंटल डेटा टाइप। क्या पढ़ा था, फंडामेंटल डेटा टाइप। इसी का एक नाम बताया गया था कि इसको हम लोग जो है एटॉमिक डेटा टाइप के नाम से भी जानते हैं। इसे ही हम लोग जो है बिल्ट इन डेटा टाइप के नाम से जानते हैं, और इसी को हम लोग प्रीमिटिव डेटा टाइप के नाम से भी जानते हैं। प्रीमिटिव डेटा टाइप के नाम से भी जानते हैं, यानी फंडामेंटल को ही हम लोग प्रीमिटिव कहते हैं। तो वही कह रहा है कि प्रीमिटिव या बिल्ट इन डेटा टाइप से निकला हुआ जो नया डेटा टाइप होता है उसको हम लोग कहते हैं डेराइव्ड डेटा टाइप। ठीक है। डेराइव्ड डेटा टाइप कौन कौन से हैं, 5 है यहाँ पर। फंक्शन है, एरे है, पॉइंटर्स है, रेफरेंस है और कांस्टेंट है। फंक्शन के बारे में हम लोग एक चैप्टर के रूप में आगे चल के पढ़ेंगे, एरे को भी हम लोग चैप्टर के रूप में आगे चल के पढ़ेंगे, पॉइंटर को भी एक चैप्टर के रूप में आगे चल करके पढ़ेंगे। ये सब चैप्टर के रूप में है, टॉपिक के रूप में है। रेफरेंस एक छोटा सा टॉपिक है, जबकि हमारा जो कांस्टेंट है ये भी हमारा एक छोटा सा टॉपिक है।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 जो है कहलाते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। अब हम लोग बात करते हैं वेरिएबल्स का। ठीक है, अब जो बच्चे 11 में यानी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं C++, उनको तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा, वो सारी चीजें जान रही हैं जो 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 चीजें मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हो सकता है जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन उनको उनको केवल 4-5 क्लासेस दिक्कत होगा। 4-5 क्लासेस के बाद उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा, जब हम लोग थोड़ा सा कोडिंग भी करेंगे। ठीक है, कोडिंग में जब कराऊंगा आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वेरिएबल को देख लेते हैं। डेफिनेशन होता है द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड वेरिएबल। मेमोरी लोकेशन के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। अब यहाँ पर मेमोरी लोकेशन क्या होता है? देखिए, आपका कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है, इसको समझ लेना है। मेमोरी है ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। ठीक है, एक टुकड़ा का जो साइज होता है वो होता है 1 बाइट। 1 बाइट जगह होता है, दूसरा का भी 1 बाइट। ठीक, ये जो बॉक्सेस आपको नजर आ रहा है इन्हें कहा जाता है, ये तो पूरा तो मेमोरी है, ये पूरा का पूरा मेमोरी है, लेकिन ये जो एक एक बॉक्सेस आप देख रहे हो ना, इसे कहा जाता है दिस आर मेमोरी लोकेशंस। ये मेमोरी के अलग अलग लोकेशंस हैं। ठीक है, तो इन्हीं मेमोरी लोकेशंस का नाम जो होता है, अभी मैंने नाम नहीं दिया है, जैसे मैंने नाम दे दिया A या मैंने नाम दे दिया C, ये जो नाम देते हैं ना मेमोरी लोकेशन का, इन्हीं नामों को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, आगे कहा गया है कि देयर आर टू वैल्यूज एसोसिएटेड विद अ सिंबॉलिक वेरिएबल। सिंबॉलिक वेरिएबल मतलब वही जो अपने वेरिएबल का नाम दिया है। तो वेरिएबल के नाम के साथ दो वैल्यू जुड़ा होता है, एक होता है एल वैल्यू, एक होता है आर वैल्यू। इसके बारे में हम लोग आगे कभी चर्चा करेंगे, एल वैल्यू आर वैल्यू के बारे में। फिलहाल ये जान लीजिए कि जो भी वेरिएबल होता है उस वेरिएबल से जुड़ा हुआ दो वैल्यू होते हैं, एक होता है एल वैल्यू, एक होता है आर वैल्यू। अब हम लोग बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे और प्रोग्रामिंग करने के दौरान अगर हम लोगों से कहा जाएगा कि वेरिएबल डिक्लेयर करो या वेरिएबल बनाओ, तो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है और कैसे डिक्लेयर करते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए, वेरिएबल डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर टू थिंग्स। जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो आप अपने कंपाइलर को बेसिकली दो चीजें बताते हो। पहला, द नेम ऑफ द वेरिएबल, कि वेरिएबल का नाम क्या है ये आप अपने कंपाइलर को बताते हो। और दूसरा, द टाइप ऑफ डेटा द वेरिएबल विल होल्ड। दूसरा, आप ये बताते हो कि वेरिएबल किस टाइप का डेटा को अपने अंदर स्टोर करेगा। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिखा डेटा टाइप इंट और मैंने लिखा वेरिएबल का नाम एज, है ना, इंट एज। तो एज मेरा जो है एक वेरिएबल है जिसमें वेरिएबल का नाम है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था नेम ऑफ वेरिएबल। तो एज जो है वो वेरिएबल का नाम है, और इंट जो है ये बता रहा है कि एज नाम के वेरिएबल में आप इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हो। सिमिलरली, मार्क्स जो है ये मेरे वेरिएबल का नाम है, और फ्लोट ये बता रहा है कि इस मार्क्स नाम के वेरिएबल में हम लोग फ्लोट वैल्यू यानी पॉइंट वाला वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ पर देखिए, सी एच मेरा जो है वेरिएबल का नाम है, और कैर यह बतला रहा है कि सी एच में हम एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और परसेंटेज हमारा वेरिएबल का नाम है, और डबल ये बता रहा है कि हम लोग इसमें डबल टाइप का वैल्यू, डबल मतलब पॉइंट वाला वैल्यू ही है ना, कि डबल टाइप का वैल्यू हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया वेरिएबल का डिक्लेरेशन। ठीक है, तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं आपको इन चीजों को देख करके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन क्या कहलाता है? अ वेरिएबल विथ अ डिक्लेयर्ड फर्स्ट वैल्यू इज सेड टू बी एन इनिशियलाइज्ड वेरिएबल। जब आप वेरिएबल को, है ना, जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो और उस वक्त जो पहला वैल्यू देते हो, इसे कहा जाता है कि वो वेरिएबल एक इनिशियलाइज्ड वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल, हमने लिखा इंट ए, यानी हमने ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। यहाँ पर कैपिटल ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, कैपिटल ए। और फिर यहाँ पर लिखा मैंने कैपिटल ए इक्वल टू 34। तो कैपिटल ए यानी कि ये मेरा वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, और हमने उस वेरिएबल में 34 वैल्यू को क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। ठीक है, तो पहला लाइन हो गया डिक्लेरेशन, दूसरा हो गया इनिशियलाइजेशन। आ, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक लाइन में ही, कि इंट ए इक्वल टू 34। जहां हम लोगों ने दो लाइन लिखा, वहां पर हम लोगों ने इसे एक लाइन में लिखा। अच्छा, अभी यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना, अगर आप ऐसे लिखते हो इंट ए, स्मॉल ए है ना, तो स्मॉल ए नाम के वेरिएबल में 34, ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर आपने स्मॉल लिखा और यहाँ पर आपने लिखा 34। ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपका कंपाइलर पूछेगा कि ये ए क्या है। वो तो इस ए को जान रहा है कि ए एक
स्मॉल ए एक वेरिएबल है, ये कैपिटल ए को तो नहीं जान रहा है। तो या तो ये कर सकते हैं, इसको सही करना है तो ए नाम का, स्मॉल ए नाम का वेरिएबल बनाइए और उसी स्मॉल ए में 34 स्टोर कीजिए, या फिर आप कैपिटल ए नाम का वेरिएबल बनाइए और कैपिटल ए नाम के वेरिएबल में 34 स्टोर कीजिए। ठीक है, तो ये दोनों सही है। इसका मतलब ये हो गया कि जिस तरह का आपने, है ना, या जिस नाम का आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, आगे इस्तेमाल भी उसी वेरिएबल को करना है ना। ऐसा नहीं कि कैपिटल कहीं कर दिए कहीं स्मॉल कर दिए, ये चीज नहीं करना है। नेक्स्ट है रेफरेंस। रेफरेंस ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा बैक चले जाते हैं। आइए हम लोग बैक चले आते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था डेराइव डेटा टाइप। डेराइव डेटा टाइप में कहा था कि फंक्शन चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, एरे चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, पॉइंटर चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। लेकिन रेफरेंस और कांस्टेंट छोटा सा टॉपिक है, तो रेफरेंस को अभी पढ़ने वाले हैं और कांस्टेंट को भी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर रेफरेंस पढ़िए। अ रेफरेंस इज एन अल्टरनेटिव नेम फॉर एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का अगर ऑब्जेक्ट ना समझ में आए तो अभी फिलहाल के लिए ऑब्जेक्ट की बजाय आप वेरिएबल समझिए। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि कोई वेरिएबल, उसका अल्टरनेटिव नेम, उसका कोई दूसरा नाम, वो होता है रेफरेंस। इसे हम लोग इस एग्जांपल से समझते हैं। हमने लिखा इंट टोटल इक्वल टू 100, यानी हम लोगों ने एक टोटल नाम का इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने स्टोर किया क्या, 100। ठीक है, आगे हमने लिखा इंट एंड सम टोटल। यहाँ याद रखिएगा, अगर यहाँ पर एंड नहीं लिखा रहता, केवल सम लिखा रहता है, इंट सम इक्वल टू टोटल, ये केवल लिखा रहता है, तो इसका मतलब हम लोग ये समझते कि सम नाम का भी एक वेरिएबल बन गया। ठीक है, मैं यहाँ पर बात इसकी कर रहा हूं, है ना। इंट सम इक्वल टू टोटल मतलब सम नाम का एक वेरिएबल बन गया जिसमें टोटल का वैल्यू को कॉपी कर दो, यानी टोटल का वैल्यू को क्या कर दो, कॉपी कर दो। ठीक है, यानी टोटल एक अलग वेरिएबल हो गया, सम एक अलग वेरिएबल हो गया। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं इस कोड का, जो कोड मैंने अभी आपको ऊपर में लिख रखा है। तो अभी इन चीजों को इरेज कर दे रहा हूं और चीजों को समझा रहा हूं कि टोटल नाम का वेरिएबल है जिसमें 100 स्टोर किया, और हमने यहां पर लिखा इंट एंड सम इक्वल टू टोटल। एंड इसे कहा जाता है रेफरेंस ऑपरेटर। रेफरेंस ऑपरेटर यानी सम के आगे अगर हम लोगों ने एंड का साइन लगा दिया, तब ये सम जो है वेरिएबल न कहला के क्या कहलाएगा, ये सम कहलाएगा रेफरेंस। रेफरेंस किसका, रेफरेंस किसको रेफर कर रहा है, किसको बतला रहा है, तो टोटल को। जैसा है हम लोगों ने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि रेफरेंस क्या होता है, अल्टरनेटिव नेम ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वेरिएबल, यानी टोटल का ही एक और नाम क्या हो गया, सम हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ये एंड लगा देने से, उस वेरिएबल के नाम के आगे एंड लगा दिए, तब सम वेरिएबल नहीं रह गया, तब सम टोटल का रेफरेंस बन गया। इसका मतलब ये हो गया कि कोई पूछे कि टोटल का वैल्यू क्या है तो आप 100 बताएंगे, और कोई पूछे सम का वैल्यू क्या है तो भी आप 100 बताएंगे, क्योंकि सम टोटल का ही एक दूसरा नाम हो गया। ठीक है, तो ये रेफरेंस होता है। यही एंड हटा देते हैं तो सम नाम का एक अलग वेरिएबल बन जाता है। तो ये रेफरेंस जो है आगे भी हम लोग को काम आएगा, आगे मैं दोबारा इसको रिपीट कराऊंगा, है ना, कोडिंग भी कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर कर बताना कोडिंग आपको करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट बताने से पहले एक चीज मैं आपको समझा दूं। मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बनाया इंट x इज इक्वल टू 30। ठीक है, फिर मैंने लिखा x इज इक्वल टू 40। अब यहाँ ये दो स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आपको ये लगा कि सर x में तो 30 स्टोर हो गया। ठीक है, पहला लाइन से तो लेकिन जैसे ही आप दूसरे लाइन में जाते हो, x इक्वल टू 40 का मतलब हो गया कि आप 40 डालो तो 30 हट गया और क्या आ गया, 40 हो गया। यही कारण है कि x को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल बोल रहे हैं। वेरिएबल जिसका वैल्यू वेरी हो, जिसका वैल्यू बदल जाए, है ना, जब भी नया वैल्यू डालेंगे तो उसमें वो नया वाला वैल्यू ले लेता है, पुराना वाला वैल्यू को वो डिलीट कर देता है या हटा देता है। या ये कह सकते हैं कि पुराना वाला वैल्यू नए वाले वैल्यू के साथ अपडेट हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया। इसका मतलब कि अगर मैं x इक्वल टू 50 लिख दूं तो अब क्या होगा, ये इसमें 50 स्टोर हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप चाहते हो कि नहीं, मुझे इसका वैल्यू फिक्स कर देना है, मैं चाहता हूं कि x जो है उसमें 30 ही फिक्स हो जाए। कोई 40 करना चाहे तो 40 ना हो, कोई 50 करना चाहे तो 50 भी ना हो, 30 फिक्स हो जाए हमेशा के लिए। क्या करें इसके लिए, तो इसका उत्तर ये है कि आपने ये जो डिक्लेरेशन किया है वेरिएबल का विथ इनिशियलाइजेशन,
इसके आगे एक कीवर्ड लगा दीजिए कॉन्स्ट। कॉन्स्ट इंट एक्स इक्वल टू 30। इससे क्या होगा, 30 हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। अगर आप एक्स इक्वल टू 40 लिखने लगेंगे तो आपके प्रोग्राम में एरर बताएगा। कहने का मतलब है कि आपको 40 वो करने ही नहीं देगा। किसके चलते, कॉन्स्ट लगा देने से। और कॉन्स्ट क्या होता है, कॉन्स्ट एक कीवर्ड होता है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। द कीवर्ड कॉन्स्ट कैन बी एडेड टू द डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वेरिएबल समझिएगा फिलहाल के लिए, है ना। तो कॉन्स्ट को हमेशा जोड़ते हैं किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी वेरिएबल के डिक्लेरेशन के पहले, है ना। टू मेक दैट ऑब्जेक्ट अ कांस्टेंट रेदर देन अ वेरिएबल। इससे क्या हो जाता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, मतलब वो जो वेरिएबल है, वो वेरिएबल नहीं रह जाएगा, अब वो कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, वो कांस्टेंट बन जाएगा, फिक्स हो जाएगा वो। Thus, the value of the named constant cannot be altered during the program run। इसका मतलब ये हो गया कि उस कांस्टेंट का जो वैल्यू है, जो यहाँ पर मैंने 30 किया है, वो वैल्यू क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। कैनॉट बी अल्टर्ड, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अल्टर्ड मतलब चेंज करना होता है। तो ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन, प्रोग्राम रन करने के दौरान आप ये काम नहीं कर सकते हो। अगर आपने कॉन्स्ट इंट एक्स इक्वल टू 30 लिख दिया और आगे चल करके आपने लिखा एक्स इक्वल टू 40 और सोच रहे हैं कि एक्स का वैल्यू 40 हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं करने देगा कौन, कॉन्स्ट। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर लिख करके बताया गया है। यहाँ पर एक चीज मैं थोड़ा आपको ध्यान दिला दूं, जो चीज आपको नहीं करना है। अगर मैंने लिखा इंट एज और अगली लाइन में लिखा एज इक्वल टू 79, इसको दो लाइन में लिख सकते थे, आपको बताया गया था। लेकिन कांस्टेंट बनाते वक्त आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इंट एज लिखें और आगे कांस्ट लगा दिए। ठीक है, और अगली लाइन में लिखा एज इक्वल टू 79। इस तरीके से कांस्टेंट आप नहीं बना सकते हैं। कांस्टेंट बनाने के लिए आपको सब कुछ एक लाइन में ही लिखना होता है। क्या, जैसे कॉन्स्ट इंट एज इक्वल टू 79, एक लाइन में लिखना होगा। ये नहीं कि आप ब्रेक दो लाइन में करके लिखें। दो लाइन में आप नॉर्मल वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, किसी कांस्टेंट को तो एक ही लाइन में लिखना होता है। तो मेरे ख्याल से आपको कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। अब है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब बोलिए ये कहाँ से आ गया सर, हम लोग तो दो ही पढ़े थे, एक फंडामेंटल डेटा टाइप और एक डेराइव डेटा टाइप। तो देखिए डेराइव डेटा टाइप में हमने कुछ एग्जांपल तो जरूर पढ़ लिया कि एरे होता है, फंक्शन होता है, पॉइंटर होता है, अभी हमने पढ़ा रेफरेंस होता है और कांस्टेंट होता है। लेकिन डेराइव डेटा टाइप का एक और कैटेगरी होता है जिसको कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, इसके बारे में सिंपली ये कहा गया है कि देयर आर सम डिराइव्ड डेटा टाइप, यानी ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो है वो डिराइव्ड की कैटेगरी में आता है। दैट आर डिफाइंड बाय द यूजर, जिसको यूजर बनाता है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, यूजर बनाता है, समझ में नहीं आया सर। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट ईयर में जिन बच्चों ने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा वो लोग समझ रहे हैं, जिन लोगों ने स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा होगा उनको समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं है, हम लोग जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए दीज आर, कौन कौन से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में आते हैं। क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यूनियन एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और यूनिमरेशन ये भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, तो सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे आगे क्लियर होगा। ऐसे भी सी प्लस प्लस में होता ये है कि जब तक आप 5-6 क्लासेस नहीं करते हैं तब तक चीजें क्लियर नहीं होती हैं। और दूसरी बात ये भी, आप लोग केवल डायरेक्ट केवल थ्योरी पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। जब तक हम लोग प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, है ना, कुछ कोडिंग नहीं करेंगे, तब तक चीजें क्लियर नहीं होती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, क्या अगला क्लास कोडिंग रखना चाहिए या अगला क्लास मुझे बस थ्योरी बताना है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखो, कोडिंग से चीजें क्लियर होती हैं, जितना थ्योरी है वो प्रोग्रामिंग से क्लियर होगा। आप लोग बोलोगे तो मुझे मैं उसी के अनुसार जो है अगला लेक्चर में उन चीजों को पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ जो बच्चे फर्स्ट ईयर में पढ़े हो या कहीं पढ़े हो, पढ़ चुके हैं, वो मुझे ये बताइए कि आप लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग करने के लिए कौन से आईडीई का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप टर्बो सी प्लस प्लस का इस्तेमाल करते हैं, या आप कोड ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, या इसके अलावा तीसरा कोई आईडी का इस्तेमाल करते हैं, ये मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो बच्चों ये था आपका डे 2 का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने सी प्लस प्लस रिव्यू, है ना, आपका जो पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर का हम लोग का ये सेकंड लेक्चर था। आशा करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।
अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो ये वीडियो और दूसरे लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, चैनल का कंटेंट पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।